हम पिछले लेक्चर से आगे बढ़ते हैं। पिछले बार हमने टाइम स्पेस टाइम स्विच का एक एग्जांपल लिया था, जिसमें हमने एक रीअरेंजेबली नॉन ब्लॉकिंग स्विच को स्टडी किया था। उसमें हमने ये भी देखा था किस तरीके से एक कनेक्शन ब्लॉक हो जाता है, फिर उसको हम कैसे बाकी कनेक्शंस को रीअरेंज करके उसको भी सेटअप करते हैं। इस चीज़ को भी हमने पिछली बार देखा था। अब उस समय जब लेक्चर मैंने ख़त्म किया था, एक मैंने सवाल छोड़ा था, क्या हम अभी तक हमने टाइम स्पेस टाइम, ठीक है, तो हमने ये टाइम स्पेस टाइम कॉन्फ़िगरेशन स्विच बनाया था। अब हम कोशिश कर सकते हैं टाइम स्पेस टाइम की जगह पर हम चाहते हैं स्पेस टाइम और स्पेस स्विच बनाना। क्या ये पॉसिबल है? जैसा कि हम सिमेट्रिकली देख सकते हैं, हाँ ये एक्चुअली पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। तो ये कैसे बनेगा? तो मैं दो टाइप के डिज़ाइन यहाँ पे दिखा रहा हूँ। दोनों के अंदर ही सेम सिद्धांत एक्चुअली इस्तेमाल किए जाएंगे, जो कि रीअरेंजेबली नॉन ब्लॉकिंग और स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग कंडीशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं स्पेस टाइम स्पेस का पहले वाला कॉन्फ़िगरेशन। तो पहला कॉन्फ़िगरेशन होगा जिसके अंदर हम स्पेस स्विच यूज़ करेंगे। रिमेंबर, पहले स्टेज में हमने स्पेस करना है, बीच वाले में टाइम करना है, फिर स्पेस करना है। तो हमने इस तरीके के कई स्विच बना सकते हैं पहले स्टेज में। अब हम यहाँ पे बीच में जो भी स्विच होगा उसमें यहाँ से हम इनपुट्स लेकर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं ये तो फिजिकली सेपरेट पाथ है, और जबकि बीच वाला स्विच टाइम स्विच है, इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम एक टाइम मल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इसे बोलेंगे टाइम मल्टीप्लेक्सर। ये जो भी यहाँ से बाइट आ रहा होगा, जो भी सिग्नल आ रहा होगा, उसको हम यहाँ पे टाइम स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे और उसका TDM फ्रेम बना के यहाँ स्विच में इंजेक्ट कर देंगे। ये सारे बीच के स्विचेस के साथ किया जा सकता है। नॉर्मली जब भी हम बीच में जब भी स्पेस स्विचेस की बात करते हैं, ये सर्किट स्विच होते हैं। इसमें कोई डिजिटल डाटा नहीं होता, ये बस नहीं होती, सीरियल लाइन होती है जिस पे एनालॉग सिग्नल जनरली जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर वैसा है, ये एनालॉग सिग्नल्स हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी यूज़ करेंगे, जिससे कि हम डिजिटाइज कर सकें और एक टाइम फ्रेम क्रिएट कर सकें, जिसमें सारे एक बाइट हर इस इनपुट से यहाँ पर फ्रेम में आ सके, और फिर हम उसको टाइम स्लॉट्स को आगे पीछे इंटरचेंज करेंगे टाइम स्लॉट इंटरचेंजर बेस स्विच से, और इसको हम फिर आउटपुट में ला सकते हैं। फिर हमको डीमल्टीप्लेक्स करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन है, एग्जैक्टली सिमेट्रिक होगी। यहाँ पर मेरे को एक टाइम मल्टीप्लेक्सर यूनिट चाहिए होगी, यहाँ पे भी एक डीमल्टीप्लेक्सर होगा, और हम इस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये बन गया हमारा टाइम स्पेस टाइम स्विच। ये एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें स्पेस स्विचेस को हम टाइम मल्टीप्लेक्स मोड में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो हमारी इनपुट और आउटपुट इस स्विच में एनालॉग हो सकती है। इसका एक और अल्टरनेटिव है जिसको हम बना सकते हैं। इसमें भी ऑफ कोर्स वही कंडीशन होंगी। ये मेरे स्विच हैं, R2 स्विचेस होंगे। यहाँ पे जो मेरे फ्रेम्स जो इनपुट में हैं, इनको बोलेंगे M2। यहाँ पे जो मेरे पास जो फ्रेम्स हैं, इनको बोलेंगे N2। और यहाँ पर जो मेरे फिजिकल इनपुट्स आ रही हैं, इनको कहा जाएगा M3, N3, M1, N1। यहाँ पर भी यही कंडीशन होगी कि अगर R2 इनके बराबर है या इससे बड़ा है M1 से और N3 से, तो ये रीअरेंजेबली नॉन ब्लॉकिंग स्विच होगा। और अगर R2 M1 प्लस M3 माइनस 1 से बड़ा है, तो ये स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग स्विच होगा। इसकी एक और कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, जिसमें हमारी इनपुट TDM स्ट्रीम ही होगी। ये एक्चुअली ज़्यादा बेहतर स्विच होगा, क्योंकि इसके अंदर ये डिजिटल टाइम मल्टीप्लेक्स सिग्नल के लिए काम करेगा। तो यहाँ पे हम ये जो स्पेस स्विचेस हैं, इन सबको हम टाइम मल्टीप्लेक्स मोड में यूज़ करेंगे। हम इसको टाइम मल्टीप्लेक्स स्विच से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारी इनपुट भी अब TDM स्ट्रीम होगी। तो इसको हम यहाँ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं।
ये मेरे पास स्पेस स्विच है, तो मैं स्विच दिखाने के लिए क्रॉस उसमें बना दिया है। यहाँ पे मेरे पास इनपुट आएंगी और 1 से लेकर ये M1 तक होंगी। यहाँ थोड़ा सिस्टम थोड़ा चेंज होगा। ये जो मेरी इनपुट्स होंगे, अब ये मेरे पास स्लॉट्स होंगे, ये R1 स्लॉट्स होंगे। ये एक खास बात होगी। ये क्रॉस बार है और ये R1 डिफरेंट स्विचेस की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पर अब हम जो यहाँ पर स्लॉट्स होंगे ये भी R1 ही होंगे, क्योंकि स्लॉट्स हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जबकि मेरे जो फिज़िकल वायर्स हैं ये चेंज हो सकती हैं। अब ये फिज़िकल वायर 1 के बजाय अब ये N1 हो सकती हैं, ठीक है। तो हर एक स्लॉट पोजीशन पे इस पर्टिकुलर स्लॉट को हम किसी भी N1 वायर पे हम रूट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास मैं एक टाइम स्लॉट इंटरचेंजर लगा सकता हूँ, TSI जिसे हम बोलते हैं। सेकेंड स्टेज में, ये पहली स्टेज थी, तो बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन है। मेरे पास R2 स्विचेस होंगे और R2 की वैल्यू N1 के बराबर होगी, ठीक है। यहाँ पर भी R2 की वैल्यू N1 और M3 के बराबर होती है क्लॉस नेटवर्क में। वही कंडीशन यहाँ पर भी सेटिस्फाई होगी, R2 की वैल्यू N1 और M3 के बराबर होती है। थोड़ा दिखने में स्विच एक अलग तरीके का दिखता है ये, लेकिन ये है वही स्पेस टाइम स्पेस स्विच ही। ये टाइम स्विच को हम यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी वही कंडीशन होंगी, जब भी R2 की वैल्यू मैक्सिमम ऑफ M1 या N3 से बड़ी होगी तब ये स्विच रीअरेंजेबली नॉन ब्लॉकिंग होगा, और जब भी R2 की वैल्यू M1 प्लस N3 माइनस 1 से बड़ी होगी तो ये स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग स्विच होगा, बड़ी या बराबर होगी। तो इसके बाद फिर हमारे पास वैसा ही टाइम मल्टीप्लेक्स स्विच मिलेगा यहाँ पर, जिसमें 1 से लेकर M3 तक इनपुट्स होंगी। M3 R2 के बराबर है, ये कंडीशन मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखी है, किसी भी क्लॉस नेटवर्क में होता है। और यहाँ पर वापस अब मेरे पास 1 से लेकर N3 तक फिज़िकल आउटपुट्स होंगी। मेरे पोर्ट्स जो हैं यहाँ पर, अब नंबर ऑफ़ पोर्ट्स यहाँ चेंज हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि इतने ही स्लॉट्स R1 हों, क्योंकि हम टाइम स्लॉट इंटरचेंजर में ये काम कर सकते हैं। इसको हम अगले स्टेप में देखेंगे एक ऐसा स्विच के इम्प्लीमेंटेशन को। तो यहाँ R1 स्लॉट्स जो आते हैं उनको हम R3 स्लॉट्स में मैप कर सकते हैं, और फिर यहाँ पर हमारे पास ये R3 स्लॉट्स आउटपुट में जाएंगे। तो यहाँ बेसिकली हमें शायद 2 रैम वाला सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा, तो R1 स्लॉट्स को R3 में हमें मैप करना होगा किसी भी तरीके से। ये स्विच भी टाइम स्पेस स्विच है, ये ज़्यादा रीजनेबल स्विच है क्योंकि हम डिजिटल कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इनपुट और आउटपुट दोनों डिजिटल फॉर्मेट में है यहाँ, जबकि पहले वर्जन में ये लोग एनालॉग फॉर्मेट के अंदर थे। कंडीशंस स्विच के ब्लॉकिंग होने की या रीअरेंजेबली नॉन ब्लॉकिंग होने की कंडीशंस वही रहेंगी इस केस में। तो अब एक जो समस्या थी, जो हमने पिछली बार जैसे स्विच किया था, पिछली बार जब हमने किया था तो हमारे पास हमने स्पेसिफिकली यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्लॉट्स थे, तो यहाँ पे मान लीजिए R1 थे, तो यहाँ पर R2 थे, मान लीजिए ऐसा था स्लॉट्स में। जबकि पिछले वाले स्विच में ऐसा नहीं है। जब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पर दोनों साइड मेरे पास स्लॉट सेम है, लेकिन टाइम स्लॉट, ये टाइम स्विच के इनपुट और आउटपुट में नंबर ऑफ़ स्लॉट्स एक फ्रेम में कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो हम वहीं पर आते हैं, हम अब टाइम स्विच की बात कर रहे हैं, स्पेस स्विच की नहीं कर रहे। तो ये टाइम स्विच है, यहाँ पे कुछ स्लॉट हैं। तो हमने पिछली बार इवन कैरियर सिस्टम का लिया था, और एक तो नॉर्मली मान लीजिए मेरे पास 32 स्लॉट हैं, तो रीअरेंजेबली नॉन ब्लॉकिंग स्विच के लिए मेरे पास यहाँ होने चाहिए 32। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ये तो हम आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, देख चुके हैं। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग बनाना है और दोनों साइड मेरे पास 32 हैं, मान लीजिए थर्ड स्टेज में भी 32 है, तो मेरे को वहाँ पे बनाना होगा फिर उस टाइम पे, ये टाइम स्पेस टाइम स्विच की बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरे को यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ स्लॉट्स जो चाहिए होंगे, एक टाइम मल्टीप्लेक्स स्विच होगा यहाँ पे, इसी तरीके से लगा हुआ।
इसमें यहाँ पे मेरे को चाहिए होंगे 63, M1 प्लस N3 माइनस 1, 32 जमा 32 माइनस 1, 63। बट 63 इसका इंटीजर मल्टीपल नहीं है, मतलब 32 के गुणकों के अंदर ये 63 नहीं आता है। लेकिन हमारी कंडीशन जो है वो है R2 ग्रेटर देन इक्वल टू की, तो हम 64 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली हम 64 ही इस्तेमाल करेंगे। इसलिए तो जो स्विच हम अब देखने की कोशिश कर रहे हैं कैसे बनाया जाएगा इस सर्किट को, हम 32 से 64 के बीच में कैसे मैपिंग करेंगे वो देखेंगे। तो हम राइट करते वक्त हमारे पास 32 स्लॉट हैं, 32 के 32 वॉइस सर्किट आ रहे हैं और उनको हम 64 स्लॉट के अंदर मैप करेंगे। तो 64 में से खाली 32 स्लॉट ही इस्तेमाल होंगे, बाकी नहीं इस्तेमाल होंगे। तो इसी प्रकार से इसका उल्टा भी बनेगा। जब तीसरे स्टेज की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे 64 होंगे और यहाँ पर 32 होंगे, लेकिन इस 64 में से खाली 32 ही ऑक्यूपाइड होंगे। ये हमें ख्याल रखना पड़ेगा जब स्विच को ऑपरेट करते हैं, क्योंकि 32 को ही हम इधर मैप कर सकते नहीं तो स्विच ब्लॉकिंग हो जाएगा। तो चूँकि स्विच को हम ये स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग स्विच है तो इस कॉन्फ़िगरेशन में इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि उससे हम 2 इनपुट को एक आउटपुट में नहीं डाल सकते हैं, इसलिए 32 ही यहाँ पे स्लॉट ऑक्यूपाई होंगे। तो अब हम स्विच के ऊपर जाते हैं, कैसे बनाएंगे। तो जो पहला स्विच है वो हम ये कॉन्फ़िगरेशन हम बना रहे हैं WCRA से, राइट साइक्लिक एंड रीड एसाइक्लिक। मतलब जब हम जो हमारे पास स्पीच मेमोरी है, एक स्पीच मेमोरी होनी चाहिए हमारे पास। स्पीच मेमोरी में जो भी हम लिख रहे हैं तो हमारे पास यहाँ से स्लॉट आ रहा है, तो मैं इसको इसी तरीके से इवॉल्व करूँगा। 0 से 125 माइक्रोसेकंड ये फ्रेम पीरियड है। इसमें मेरे पास 32 स्लॉट हैं। इन्हीं सिद्धांतों को यूज़ करके आप दूसरे कॉन्फ़िगरेशन भी बना सकते हैं। तो 32 स्लॉट, तो पहला 0 स्लॉट 0 लोकेशन पे स्टोर करेगा अपने बाइट को और 31वां स्लॉट 31वें लोकेशन पे करेगा। तो मेरे को स्पीच मेमोरी के अंदर जो टोटल मेरे को साइज चाहिए 32 होना चाहिए, और मैं एक ऑक्टेट का मतलब 8 बिट का एक समूह, या इसको हम बाइट भी बोलते हैं, तो इतने में हमारी स्पीच मेमोरी का साइज़ होगा। और चूँकि मेरे को आउटपुट में अब 64 में रीड करना है 125 माइक्रोसेकंड में, ये भी 0 से काउंट करेगा और जाएगा 63 तक। तो ये कैसे पता चलेगा? तो इसका मतलब जब मैं लिख रहा हूँ वो मेरी स्पीड कम होगी, जब मैं इसको पढ़ रहा हूँ तो मेरी स्पीड दुगनी हो जाएगी। तो एक ही चिप को या एक ही रैम को मैं 2 डिफरेंट क्लॉक रेट से ऑपरेट नहीं कर सकता हूँ एट ए टाइम, एक ही समय पे नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम 2 मेमोरी बनाते हैं, एक नहीं बनाते हैं, हम 2 यूज़ कर लेते हैं। एक सिंपल सा सिद्धांत है। तो हमने एक और मेमोरी बना ली। तो इसका मतलब जब एक में मैं लिख रहा हूँगा तो दूसरे में मैं पढ़ रहा हूँगा। तो हमने पहले 125 माइक्रोसेकंड में एक में लिखा, दूसरे से पढ़ा, उसके अगले 125वें माइक्रोसेकंड में हम पहले वाले से पढ़ेंगे और दूसरे वाले में लिखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे को यहाँ एक स्विच बनाना चाहिए। ये स्विच यहाँ गया लिखने के लिए, यहाँ भी गया लिखने के लिए। ठीक, इसको यहाँ पे बना लेते हैं जिससे कि अच्छा दिखेगा। ऐसे ही मेरे को यहाँ पे पढ़ने वाली बस है, यहाँ पे भी स्विच लगाना पड़ेगा, लेकिन ये स्विच इधर आएगा। तो इसका मतलब मेरे को चाहिए पहले 125 माइक्रोसेकंड, उसके अगले 125 माइक्रोसेकंड, दोनों में फ़र्क करना है। ठीक है, ऑड और इवन जैसे बनाना है। तो इसका मतलब मेरे पास जो सिग्नल आ रहा है, मैं सबसे पहले इसमें से फ्रेम क्लॉक निकालता हूँ। इस फ्रेम क्लॉक को 2 से भाग कर देते हैं, जिससे कि नहीं तो मेरे को एक पल्स मिलेगी हर फ्रेम पीरियड में 125 माइक्रोसेकंड में, अब मेरे को एक पल्स मिलेगी 250 माइक्रोसेकंड में, 250 माइक्रोसेकंड के अंदर, 2 फ्रेम पीरियड के अंदर। तो इसको डिवाइड बाई 2 करते हैं, फ्रेम क्लॉक रिकवरी बोल देते हैं हम इसको। फ्रेम से इसको हम डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो मेरे पास आया आधा क्लॉक। जब ये क्लॉक की वैल्यू, जब हम किसी 2 फ्रेम पीरियड को देखेंगे और ये 250 माइक्रोसेकंड,
तो जो मेरे को पल्स दिखेगी, मेरे को क्लॉक पल्स इस तरीके से दिखेगी, ये डिवाइड बाई 2 पल्स है। और अगर मेरे पास मैं नॉर्मल भी यहाँ की फ्रेम क्लॉक देखता हूँ तो मेरे को फ्रेम क्लॉक ऐसी दिखेगी। तो ये राइजिंग एज जो पल्स है ये मेरे को बताएगा कि यहाँ से फ्रेम शुरू हो रहा है। ठीक है, ये फ्रेम क्लॉक है और ये वाला जो रेड कलर का है ये फ्रेम क्लॉक बाई 2 है। तो अब हमने इसको लिया, इसको हम 0 होने पे इधर जाना है तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, 0 होने पे इधर और 1 पे इधर, इसका मतलब 0 होने पे इधर और 1 होने पे इधर। ठीक, ये मेरा आउटपुट में चला जाएगा, ये मेरे इनपुट से आना है कहीं से। इस बीच में ये एक्चुअली जो है ये बस होगी 8 बिट की, 8 बिट का वर्ड एक साथ ट्रांसमिट कर रहे होंगे हम लोग, यहाँ भी 8 बिट का कर रहे होंगे, लेकिन मेरी इनकमिंग लाइन तो सीरियल है तो मेरे को कुछ बदलाव करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक यूज़ करेंगे डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर कह सकते हैं आप। तो 8 बिट लेगा क्योंकि इसमें फ्रेम क्लॉक इसको चाहिए होगी और इसको वर्ड क्लॉक चाहिए होगी। तो यहाँ से फ्रेम क्लॉक को लेंगे, यहाँ से मेरे पास होगी बाइट क्लॉक एक निकलेगी, ये बिट क्लॉक बोलते हैं हम, और बिट क्लॉक से डिवाइड बाई 8 करेंगे तो मेरे को बाइट क्लॉक मिलती है। इसको फ्रेम क्लॉक से अलाइन करना पड़ेगा मेरे को हर बाइट की बाउंड्री पता करने के लिए, और इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर में। तो मैं इसको एक्चुअली ये डीमल्टीप्लेक्सर की तरह हो गया है, तो इसको हम सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर लिखते हैं S2P। ठीक, ये यहाँ पे आ गया, ये क्लॉक मैंने यहाँ फीड किया। मेरे पास ये 8 पैरेलल लाइंस मेरे को मिल गई जो कि मेमोरी में जाएंगी। ये सब 8 पैरेलल लाइंस हैं, इसका मतलब 8 पैरेलल वायर समानांतर तारें चल रही हैं। ऐसा ही एक सिस्टम यहाँ पर भी होना चाहिए जो कि पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर करेगा, और इन्हीं क्लॉक्स का इस्तेमाल करेंगे हम उसको डिले करते हुए। तो फ्रेम और बिट क्लॉक और वर्ड क्लॉक ये सब हमें चाहिए होंगी यहाँ पर। तो ये एप्रोप्रिएट डिले के साथ इस तरफ इस्तेमाल किया जाएगा इसको। सो इसी तरीके से यहाँ से बिट क्लॉक भी निकलेगी, ये भी जाएगी, ये भी डिले होगा, इसको भी यहाँ पे ये सर्किट डिले जो है इसको बेसिकली हम इस्तेमाल करेंगे। ऐसी 8 ये वर्ड क्लॉक है, ये भी जाएगी, यहाँ पर भी एक डिले होगा और इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा इधर। तो यहाँ पर भी ये जो वर्ड क्लॉक है डिवाइड बाई 8 इसी का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि सीरियल में कन्वर्ट कर सकें, और एक हमें बिट क्लॉक चाहिए होगी जिससे कि प्रॉपर बिट रेट यहाँ पे आ सके, और ये फ्रेम चाहिए होगा जिससे कि हम फ्रेम को अंदर जो भी 0 और 16वां नंबर जो स्लॉट है जिसमें हमें सिंक्रोनाइजेशन और सिग्नलिंग है उसको अपेंड करते हैं, उसके लिए एक बॉक्स होगा जो कि बाद में फिर इवन कैरियर को बाहर भेजेगा। स्विच के अंदर इसकी ज़रूरत नहीं होती है सिग्नलिंग और फ्रेमिंग की, भी हम उसको टाइम अलाइनमेंट से करते हैं, जबकि इनपुट इंटरफेस और आउटपुट इंटरफेस में जो पूरे स्विच का TST स्विच है वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे हम इनपुट साइड पे हम सिग्नल को बाहर निकालते हैं, इनपुट साइड पे फ्रेमिंग डिटेक्ट करते हैं और आउटपुट साइड में फ्रेमिंग को इंजेक्ट करते हैं और सिग्नलिंग को भी इंजेक्ट करते हैं। तो टेक्निकली अंदर 30 स्लॉट ही स्विच होते हैं किसी भी इनकमिंग लाइन के अंदर। तो हम यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद मेरे को ये देखना है कि इसमें रीड और राइट कैसे हमें तय करना है, कब रीड करना है कब राइट करना है। ये हमारे पास आएगा इस लाइन से। जब ये लाइन मेरे पास है, जब फ्रेम क्लॉक डिवाइड बाई 2, ये जो डिवाइड बाई 2 है, ये क्लॉक डिवाइड बाई 2 है, इसको हम लेकर जाएंगे। इसका एक ज़रूरत तो पड़ेगी यहाँ पर, एक ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, और ये फ्रेम क्लॉक जब पॉजिटिव है तो हमने इसको पढ़ना है। तो यहाँ पे हम एक इनपुट होगी रीड R बार। जब ये वैल्यू 1 है तो हम रीड कर रहे हैं, 0 है तो हम लिख रहे हैं। तो इसका मतलब जब ये पॉजिटिव हाफ है रेड वाले सिग्नल का, हम ग्रीन वाले को हटा देते हैं, जब ये रेड है तो अब हमको यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पे एक नॉट गेट, क्योंकि हम यहाँ लिख रहे हैं इस समय 0 होने पे, तो 0 पे हम लिख रहे हैं, हमने 0 1 यहाँ वैसे ही लिखा हुआ है। तो जो जब ये सिग्नल की वैल्यू 0 होगी तो ये लिखेगा,
ऐसे ही एक यहाँ पर भी RW बार होना चाहिए। यहाँ पर ये 1 होने पे यहाँ पे इसको रीड करना है 0 होने पे, तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पे एक नॉट गेट लगाना चाहिए। इसी चीज़ से एक नॉट गेट लगा देते हैं। तो जब यहाँ पे आप लिख रहे होंगे, यहाँ पे आप पढ़ रहे होंगे। अगले स्लॉट में जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ पे आप पढ़ रहे होंगे और यहाँ पे आप लिख रहे होंगे। ये ऑल्टरनेट होने लगेगा अभी। तो ये मल्टीप्लेक्सर सिस्टम हमने ठीक कर दिया। अब बात रह जाती है मेमोरी की। अब हमारे पास कंट्रोल मेमोरी का साइज़ कितना होना चाहिए? तो इसको हम बोलते हैं कंट्रोल मेमोरी। कंट्रोल मेमोरी में 64 लोकेशन होनी चाहिए। हम उस लोकेशन पे बताएंगे कि हमें कौन सी लोकेशन से पढ़ना है। तो हम खाली 32 मेमोरी लोकेशंस को ही पढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम लिख रहे हैं तब हम चूँकि साइक्लिकली लिख रहे हैं तो हमें क्लॉक जो है, हमारी जो बाइट क्लॉक है, उससे हमें सिग्नल को ड्राइव करना पड़ेगा। तो हम बाइट क्लॉक को यहाँ पे ले लेते हैं, एक स्विच बनाते हैं यहाँ पर, ये बाइट क्लॉक है। ये बाइट क्लॉक होगी 5 बिट की पैरेलल लाइन। ये क्लॉक है, सिंगल बिट लाइन होगी। इसको हम एक काउंटर को चलाने के लिए यूज़ करेंगे। काउंटर को रीसेट किया जाएगा फ्रेम क्लॉक से। ये रीसेट के लिए है। ये काउंटर 5 बिट का हमें डाटा देगा, जो कि बताएगा कि मेरा पहला स्लॉट है, दूसरा स्लॉट है, तीसरा है या 31st है, वो वैल्यू आएगी। इस वैल्यू को हम एज ए एड्रेस यूज़ करेंगे राइट करने के लिए, जब राइट फेज़ आएगा तो ये जो बॉक्स मैंने बनाया है, इसमें 2 इनपुट और 2 आउटपुट हैं, इसको हम स्विच बोलते हैं। तो ये या तो इस तरीके से कनेक्ट हो सकता है या ये इस तरीके से कनेक्ट हो सकता है। तो एक बार सिचुएशन है, एक क्रॉस है। तो 0 होने पे हम मान लेते हैं ये ऐसे होगा और 1 होने पे इस तरीके से होगा। तो एक फ्रेम के अंदर ये 0 पे रहना चाहिए, एक में 1 पे रहना चाहिए। डिवाइड बाई 2 क्लॉक को हम यूज़ करेंगे। तो ये जो हमने साइकिल, यहाँ पे एड्रेस हम डालेंगे, यहाँ पे ये डाटा है, ये वाला डाटा बस बोलते हैं D। ये भी D है सेम, ये रीड राइट दोनों के लिए यूज़ होता है। इस एड्रेस बस को लेते हैं और एक एड्रेस बस मेरे को यहाँ चाहिए होगी। अब इनमें से एक यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो जब ये वैल्यू 0 है, डिवाइड बाई 2, ये फ्रेम क्लॉक हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं। तो 0 होने पे मेरा बार सिचुएशन है, तो राइट कर रहे हैं तो मेरे को सीधे लिखना चाहिए। तो 0 होने पे क्रॉस हो जाएगा और इस एड्रेस को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। जैसे ये 1 होगा तो मैं एड्रेस जो है, ये 5 बिट का एड्रेस मैं कंट्रोल मेमोरी से लूँगा उस समय, यहाँ से, क्योंकि मेरे को रीड आउट करना है। तो 5 बिट का एड्रेस वहाँ से आएगा, ये भी 5 बिट का होगा। और ये वाला जो एड्रेस लाइन है, इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे। तो रीड करने वाला यहाँ पर, लेकिन हम रीड कौन से लोकेशन से करेंगे वो हमें साइक्लिकली देखना है, क्योंकि हम अब 64 स्लॉट्स को रीड कर रहे हैं, हमें दुगनी गति वाला एक क्लॉक चाहिए होगा। तो हम यहाँ पे एक मल्टीप्लायर भी यूज़ करते हैं, दुगनी गति क्लॉक, ठीक है, जो 32 के उसके बजाय चलेगी। और ये हमें लेनी पड़ेगी, हमें ये बाइट्स वाली क्लॉक से लेना है, ठीक है। ये 64 वर्ड्स पर फ्रेम उसकी क्लॉक आएगी। इस क्लॉक को हम यहाँ पे लेकर जाएंगे और इसको भी हम एक काउंटर में पास करेंगे। यहाँ पे हमें एड्रेस चाहिए 0 से 63 के बीच में। काउंटर को रीसेट करेंगे जब भी हमारा फ्रेम सिग्नल आता है, वही रीसेट यहाँ पर भी यूज़ किया जाएगा। अब मेरे पास 6 बिट वाइड बस मेरे को मिलेगी जो एड्रेस देगा। ये एड्रेस को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये मेरा कंट्रोलर से आएगा स्विच के। सो हम ये एक्सचेंज कंट्रोल सिस्टम की जब बात करेंगे तब ये समझ में आएगा। तो जब हम यहाँ से रीड कर रहे हैं तब कंट्रोलर इसमें लिख नहीं सकता है। जब यहाँ पे हम रीड नहीं कर रहे हैं तब हमको लिखना पड़ेगा, तो वो हम क्लॉक से करेंगे, इस पर्टिकुलर क्लॉक से ही
उसको ड्राइव किया जाता है और इसको यहाँ से भी ड्राइव किया जाएगा। तो जब भी क्लॉक की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो रीड आउट करेंगे, 0 होगी तो हम इसमें राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें ऐसे एक और बॉक्स लगाना पड़ेगा जिसमें ये दुगनी गति वाली क्लॉक और एक नॉर्मल क्लॉक जो हमारे पास है, ये वाली क्लॉक, इन दोनों को डालना पड़ेगा। ये भी यही स्विच है, ये बॉक्स है। तो राइट करते वक्त मेरे को नॉर्मल क्लॉक को यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम क्लॉक यूज़ करते हैं। एक क्लॉक यहाँ पर होगी और जब ये 0 है तो हमें नॉर्मल क्लॉक को यूज़ करना है। तो इसी सिग्नल को मैं इसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर लेता हूँ। और ये दूसरी वाली क्लॉक है, इसमें कनेक्ट हो जाएगी। तो ये सिस्टम इस तरीके से काम करेगा। तो एक पहला स्विच अगर 32 पल्सेस पर फ्रेम से क्लॉक हो रहा होगा, दूसरे वाला 64 पल्सेस पर फ्रेम से क्लॉक होगा। ये ऑल्टरनेट करेंगे आपस में। तो इसको हम बोलते हैं डुअल मेमोरी सिस्टम, डुअल मेमोरी टाइम स्विच। इसके अंदर हमने राइट साइक्लिक और रीड असाइक्लिक कॉन्फ़िगरेशन ये बनाई है। इसके अलावा ये पॉसिबल है कि हम इसके अंदर राइट असाइक्लिक और रीड साइक्लिक भी बना सकते हैं। उसमें जैसे मैंने इस सिस्टम को पूरे को बनाया उसी तरीके से आप चाहें तो बदलाव करके इसको बना सकते हैं। कुछ थोड़ा बहुत हेर फेर करके इसी सर्किट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली, इस मेमोरी का साइज़ होगा 64 5 बिट का एड्रेस जो इसके अंदर स्टोर्ड होगा। ये होगा 32 वर्ड्स 8 बिट के, ये वाला भी होगा 32 वर्ड 8 बिट के। लेकिन अगर आप राइट असाइक्लिक और रीड साइक्लिक बनाते हैं उस केस में आपकी स्पीच मेमोरी का साइज़ होना चाहिए, क्योंकि आप जो राइट हैं वो असाइक्लिक कर रहे हैं, बट रीड करते वक्त चूँकि साइक्लिक है तो 64 लोकेशन होनी चाहिए। यहाँ पे 64 में से कभी भी हमेशा 32 ही इस्तेमाल होंगी, ये फ़र्क होगा इसमें। तो दोनों स्पीच मेमोरी 64 लोकेशंस होंगी 8 बिट की। और कंट्रोल मेमोरी बता रही है हमें कहाँ लिखना है। तो यहाँ पे होगा 32 वर्ड्स होंगे, लेकिन हर वर्ड अब 5 बिट का नहीं होगा, 6 बिट का होगा। इसमें से एक यूनिकली लोकेशन बतानी है उसको। और नॉर्मली अब वापस पीछे चलते हैं। जो कंट्रोलर है, जब हम रीड आउट कर रहे हैं तो इस क्लॉक से कर रहे हैं और ये एड्रेस 6 बिट का यहाँ से ले रहे हैं जो काउंटर से। लेकिन जब हम इस कंट्रोल मेमोरी में क्या लिखते हैं ये बताता है हमारा स्विच किस तरीके से कॉन्फ़िगर्ड है। सो कंट्रोलर जो पॉजिटिव हाफ साइकिल जो क्लॉक की है उसमें तो इसमें से पढ़ा जाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में कंट्रोलर उसको पढ़ सकता है, कंट्रोलर में लिख सकते हैं हम लोग। सो यही डाटा बस लिखने के भी काम आती है। जो डाटा आउट है, डाटा इन, दोनों एक ही सही होता है। सो कंट्रोलर से हम इसको एक सर्टेन पोजीशंस में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक डुअल मेमोरी से स्विच बनाते हैं। इसके अगले लेक्चर में हम देखेंगे किस तरीके से हम लोग एक एक्सचेंज का कंट्रोल सिस्टम किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। हम वहाँ पे एक TST कॉन्फ़िगरेशन लेंगे और उसके लिए एक एक्सचेंज कंट्रोल सिस्टम में 3, एक स्विच ब्लॉक कंट्रोल, एक्सचेंज कंट्रोल सिस्टम और स्विच कंट्रोल। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया कि जो सर्किट है ये स्विच कंट्रोल है एक्चुअली। तो हमने कंट्रोल मेमोरी से पूरे स्विच को कंट्रोल करते हैं, हार्ड वायर्ड लॉजिक है ये पूरा का पूरा। और स्विच ब्लॉक कंट्रोल से हम ये कंट्रोल मेमोरीज़ में अगर हम आपने नोट किया होगा तो तीनों स्टेट के अंदर जब हमने स्विच बनाया था, कहीं भी हमने 3 स्टेज की स्विच जहाँ भी बनाए हैं, तो अगर हमने 3 स्टेजेस बनाई हैं तो हमने यहाँ पे कंट्रोल मेमोरी रखी है TST में। अगर बीच में टाइम मल्टीप्लेक्स स्विच है, यहाँ पे भी मेमोरी रखी है हमने, अगर आपने नोट किया होगा इधर इस तरीके से जो बॉक्सेस बनाए हैं, और यहाँ पे भी मेमोरी रखी है। इनके अंदर हमको लिखना पड़ता है, वो होता है स्विच ब्लॉक कंट्रोल। इन तीनों स्विच कंट्रोल्स को वो मैसेज भेजता है। और एक्सचेंज कंट्रोल एक्चुअली कंप्यूटर होता है जिसके पास मैसेजेस आते हैं और वो देखता है कौन से पोर्ट को किससे कनेक्ट करना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्विच ब्लॉक कंट्रोल को कमांड भेजता है। वो स्विच ब्लॉक कंट्रोल सारे कंट्रोल मेमोरी को भेजता है
और कंट्रोल मेमोरी फिर स्विच को कंट्रोल करती है। ठीक है, सो इसको हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे।